A very very good morning to all of you, and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज, आज हम अपना थर्ड नेम रिएक्शन दैट इज़ डिकमन कंडेंसेशन लेके आए हैं। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में एल्डोल कंडेंसेशन किया था काफ़ी अच्छे से, और दूसरे लेक्चर में हमने पर्किन रिएक्शन किया था। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो उन लेक्चर्स में, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट डिकमन कंडेंसेशन। उससे पहले तो देखो, मैंने जैसे कि मुझे मेल्स आए हुए, मैसेज आए हुए कुछ बच्चों के कि सर अभी तो लॉकडाउन चला हुआ है, अभी तो कोरोना की स्थिति है, पेपर होने का कुछ नहीं पता, कब पेपर होगा या कब नहीं होगा, तो हम तैयारी करें या ना करें, अभी तैयारी करने से क्या ही बेनिफिट होगा। लेकिन तुम एक बात सोचो कि अगर अब हम तैयारी नहीं करेंगे, पेपर तो एक ना एक दिन होना ही है, ठीक है ना। एक ना एक दिन ये जो स्थिति चल रही है ये समाप्त भी होगी, ठीक है ना। एक ना एक दिन अच्छे दिन भी आएंगे। तो बात ये है कि आप लोग अपनी तैयारी करना न छोड़े, क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी करना छोड़ दोगे तो एक दिन आप तैयारी करना एक दिन आपका जो पढ़ने का जो कंटिन्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आपका पढ़ने को मन नहीं करेगा। इसलिए आपको कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है, चाहे थोड़ा बहुत पढ़ो, ठीक है ना। अपना जो स्टडी है उसे कंटिन्यूसली जारी रखना है। ओके, तो मैंने कहीं पे कहानी सुनी थी, उस कहानी का अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो उससे आपको समझ में आएगा। जैसे कि एक बार कहा जाता है कि जो भगवान इंद्र थे वो किसानों से काफ़ी रुष्ट हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि अब 12 साल तक यहाँ पे बारिश नहीं होगी, ठीक है ना। तो बारिश नहीं होगी तो लोग वहाँ पे जो किसान थे वो परेशान हो गए। वो भगवान इंद्र के पास गए और इंद्र के पास जाके कहने लगे कि हे प्रभु, ये अगर बारिश नहीं होगी तो हमारी जो खेती है वो तो ख़राब हो जाएगी, हम खेती कैसे करेंगे, हम कहाँ से खाना खाएंगे, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा अपना बचाव करने के लिए कि आप शिव जी के पास जाओ, जो शिव शंकर है, आप उनके पास जाओ और वही आपकी बात का समाधान कर सकते हैं। तो वो शिव जी के पास गए और शिव जी ने भी जाके उन्हें कह दिया कि मैं अब जब 12 साल बाद डमरू बजाऊंगा तभी बारिश आएगी, ठीक है ना। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि मैं भी 12 साल बाद ही बारिश आएगी। ओके, तो किसान अपना जाके घर पे बैठ गए। क्या करे भाई, जब कुछ आगे 12 साल तक बारिश नहीं होनी तो खेती बो के फायदा क्या है। उन्होंने भी ऐसा सोचा जैसे कि तुम लोग के जैसे कि अब तो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन लग रहा है तो अभी पढ़ने से क्या फायदा, अभी कोई बेनिफिट नहीं होगा, हम तभी पढ़ेंगे जब एग्जाम्स की डेट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उनमें से एक किसान तब भी अपनी खेती करता रहा, वो कंटिन्यूअसली खेती करता रहा। लोग उसका उसे देख के उसका मजाक उड़ाने लगे कि अभी तो खेती होगी भी नहीं, तो फिर भी खेती कर रहा है। तो उसका पता है उसका जो रिप्लाई था वो क्या था। उसने कहा कि एक ना एक दिन तो ये बारिश आएगी, 12 साल बाद बेशक आएगी, लेकिन एक ना एक दिन बाद तो ये बारिश आएगी। और उस दिन अगर मैंने जब तक खेती करनी बंद कर रखी है तो उस टाइम पे होगा क्या कि मैं खेती करना भूल जाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं अच्छे से अनाज नहीं उगा पाऊंगा। तो मैं अपने हाँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस रखने के लिए इस खेती को तब तक करता रहूँगा जिससे कि मैं बाद में खेती को ना भूलूँ। तो वो लोग फिर भी उसे देख के हंसते रहे। उसके बाद में जो भगवान शिव की धर्मपत्नी हैं पार्वती, उन्होंने जाके भगवान शिव से कहा कि देखो, अगर 12 साल के बाद में तुम डमरू बजाना भूल गए तो क्या होगा। भगवान शिव ने भी सोचा हाँ भाई, अगर मैं 12 साल बाद डमरू बजाना भूल गया तो ये तो गलत हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं डमरू बजाने की प्रैक्टिस धीरे धीरे करता रहूँगा। तो उन्होंने जैसे ही डमरू प्रैक्टिस के लिए बजाना स्टार्ट करा, ऐसी बारिश होनी स्टार्ट होगी, और जो किसान वहाँ पे खेती कर रहा था उसकी खेती बहुत अच्छे से होगी, और बाकी सब ऐसे बैठे थे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का आशय ये है, इस बात से मतलब ये है कि आप लोग धीरे धीरे तैयारी करते रहो। ऐसा नहीं कि भाई आप बिल्कुल बैठ जाओ और तैयारी ना करो, जिससे कि क्या होगा, एक दिन पेपर आएगा और उस दिन आपको पढ़ने को मन नहीं करेगा और आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन तो आपको अपना जो कार्यक्रम है, जो पढ़ने का कार्यक्रम है, वो जारी रखना है, ठीक है ना। उस चाहे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट डिकमन कंडेंसेशन। तो डिकमन कंडेंसेशन इज नथिंग बट इट इज अ इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर, व्हाट इज द मीन बाय इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मोलिक्यूल के अंदर कंडेंसेशन होता है। जैसे कि हमने देखा था एल्डोल कंडेंसेशन में, वहां पे 2 कार्बोनाइल कंपाउंड आपस में कंडेंसेशन करते थे, लेकिन यहाँ पे जो कंडेंसेशन होता है वो एक ही मोलिक्यूल के अंदर होता है, और वो मोलिक्यूल हमारा होता है डाई एस्टर। यानी कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, डाई एस्टर होता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे सामने ये आपका
ये है डाई एस्टर। देखो इसमें एक एस्टर ये रहा और बीच में कार्बन की बड़ी सी चेन है और यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप ये रहा, तो एक डाई एस्टर होता है। और डाई एस्टर यहाँ पे देखो सोडियम सोल्ट या आप कह लो एक बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे इसकी रिएक्शन हो रही है और जो फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो पांच मेंबर की 5 सदस्यों की एक रिंग बनी हुई है ना। ठीक है ना, और ये भी क्या है, एक एस्टर बना हुआ है। और एस्टर के अगर आप देखो तो अल्फा और बीटा, बीटा पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम है बीटा कीटो एस्टर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बीटा कीटो एस्टर बनता है। और जो आपका रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, आपका रिएक्टेंट होता है आपका डाई एस्टर। देखो जो नेम रिएक्शंस होती है उनमें मोस्टली आपको, चाहे आपको मैकेनिज्म याद ना हो, लेकिन आपको उनमें इन एग्जाम्स के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। उनमें आपको एक तो रिएक्टेंट पता होना चाहिए, एक प्रोडक्ट पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। ठीक है ना, और रिएक्शन को भी आपको बाय नेम याद रखना है, क्योंकि यूपीएचसीएससी वगैरह के एग्जाम में मैंने देखा है वो डायरेक्ट नाम से रिएक्शन पूछ लेते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको रिएजेंट भी याद रखना है। आपको रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट याद रखना है और रिएक्शन का नाम। ठीक है ना, ओके चलो आगे चलते हैं। अब हम रिएक्शन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है ना, मैकेनिज्म तो ऐसा है कि मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए जिससे कि आपको प्रैक्टिस रहे कि आपको कहीं भी कोई भी रिएक्शन दिखे, अगर आपको नाम भी नहीं पता है तो आप उस रिएक्शन को कर सको। ठीक है ना, ओके। सो आपको जो पीछे वो बीटा कीटो वो सॉरी जो आपको पीछे डाई एस्टर दे रखा था, इस डाई एस्टर को हमने कुछ यहाँ पे इस टाइप से लिख लिया। यहाँ पे देखो ETO, देन C डबल बॉन्ड O, देन 4 कार्बन एंड देन इधर C डबल बॉन्ड O ET। दिस इज योर एस्टर ग्रुप अगेन, दिस वाला। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे ये 4 कार्बन और फिर यहाँ पे एस्टर ग्रुप। देखो वही वाला एस्टर को हमने कुछ इस टाइप से लिख लिया क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो जाएगी इससे। ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला जो कार्बन का जो हाइड्रोजन है, यानी कि ये ऊपर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसे, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे निकलेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, वो माइनस चार्ज कॉन्जुगेशन में होगा इस डबल बॉन्ड ओके। तो ये जो आपका H है, ये H एक एसिडिक H है और आपको पता है यहाँ पे एसिडिक H भी है और साथ साथ में बेस भी है। तो बेस क्या करता है, एसिडिक H को खाता है। हमेशा यही तो होता है, बेस एसिडिक H को लेने के लिए ही होता है। ठीक है ना, तो होगा क्या, यहाँ से जैसे ये अटैक करेगा ये H यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और वो माइनस चार्ज फिर यहाँ पे कॉन्जुगेशन में होगा। मैंने सीधे यहाँ पे कॉन्जुगेशन में वो दिखा दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक आपका इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एक इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है ना, और इनोलेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो आपका यहाँ पे सॉरी ओके सॉरी हाँ लेट स्टार्ट। तो आपका यहाँ पे जो ये इनोलेट बनाया, ये क्या होगा, कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये नीचे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, वो माइनस यहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर, ये O ऊपर ऐसे जाएगा। ठीक है ना, तो होगा क्या, यहाँ पे O पे आ जाएगा माइनस चार्ज, O पे माइनस चार्ज, वो फिर नीचे आएगा और इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। आप इसे ऊपर भी दिखा सकते थे एक ही साथ, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे लाएंगे और ये आपका बाहर निकल जाएगा। आप ऐसे यहाँ पे भी दिखा सकते थे। ठीक है ना, तो OET बाहर निकल गया। अब OET क्या करेगा, ये एज अ बेस बिहेव करेगा और ये अटैक करेगा इस वाले H पे। देखो यहाँ पे एक और एसिडिक H है, इस H पे अटैक करेगा और इस H को यहाँ से निकालेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OET और यहाँ पे O माइनस है। ये O माइनस क्या करेगा, वर्कअप कर लेगा और यहाँ से जो आपको इसमें पानी और एसिड दे रखा है वहाँ से क्या होगा, H2 और H प्लस मिलके बनाता है H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है ना, और हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, बस ये वर्कअप का काम करता है। ये जो माइनस होगा ये अटैक करेगा इस H पे, यहाँ पे टूटेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, इस H को यहाँ से ले लेगा और इसे हम वर्कअप कहते हैं। और वर्कअप को आप पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, ऐसे टाइम पे वर्कअप, हाइड्रोजन का आना हो जाने से आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्कअप और वर्कअप होके आपको ये मिल गया। ओके, अब देखो ध्यान से देखना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। देखो यहाँ पे इन, ये डबल बॉन्ड लगा है इन और ये ओल, यानी कि ये बना इनोल। और आप इनोल जहाँ पे बने वहाँ पे आप कीटो इनोल टोटोमेरिज्म करा सकते हो। तो होगा क्या, ये H यहाँ पे ब्रेक होगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, अल्फा बीटा, बीटा कीटो, बीटा पे कीटो लगा है, बीटा कीटो और ये एस्टर, तो आपको बन जाएगा बीटा कीटो एस्टर एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ डिकमान कंडेंसेशन। तो आपका ऐसे होगा डिकमान
कंडेंसेशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है डिकमान कंडेंसेशन। फिर से सुन लो, इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो डाई एस्टर होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो बीटा कीटो एस्टर इसमें बनता है। इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो सिंपली इसमें इनोलेट फॉर्म होता है और यहाँ पे एक सोडियम सोल्ट लिया हुआ है, यानी कि बेस लिया हुआ है, तो ये आपका रिएक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर कंडेंसेशन रिएक्शन है। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रेफरमेटिक्स की रीअरेंजमेंट, वो सॉरी कंडेंसेशन, वो नेक्स्ट रिएक्शन होगा हमारा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम ये काफ़ी अच्छी सीरीज चलाए हुए हैं। इससे पहले हमने जीओसी कर लिया है, रिएक्शन मैकेनिज्म कर लिया है, अब हम नेम रिएक्शन कर रहे हैं, स्टीरियो भी करेंगे, पेरिसाइक्लिक वगैरह जो भी हमसे होगा वो हम करेंगे, ठीक है ना। बीच में थोड़ा सा वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई थी क्योंकि उस टाइम पे जो मेरी जो हेल्थ थी वो काफ़ी ख़राब थी। तो अभी हेल्थ में थोड़ा सुधार है, तो मैंने वीडियो फिर से यहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। तो प्लीज़ कीप इंजॉइंग एंड स्टे एट होम, घर पे रहिए। और अगर बाहर जाओ, ज़्यादा काम हो तो बाहर जा रहे हो तो मास्क लगा के जाइए, लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए, ठीक है ना। अभी ज़्यादा मिलना जुलना बंद कर दीजिए, और क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं तो अपना घर में रह के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। देखो इस टाइम का, क्योंकि इस टाइम पे आपको कुछ करना तो और बाहर बाहर तो जाना नहीं है, तो इस टाइम को ज़्यादा बेनिफिट उठाइए, इस टाइम का फ़ायदा उठा के आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। जिससे होगा क्या, आपका जब एग्ज़ाम आएगा आप पूरी तरह प्रिपेयर होंगे, तो उस टाइम पे जाके आप वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दोगे। देखो अब इस टाइम को आपको दो बेनिफिट, आप दो तरह से अच्छी, मीन्स हर चीज़ को आपको अच्छे वे में देखना है। जैसे कि होता क्या है कि अगर आप इस टाइम पे खाली बैठ रहे होगे, आप कुछ पढ़ोगे नहीं, तो आपके माइंड में हर टाइम नेगेटिविटीज आएगी, जिससे आपको प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है ना। तो आपको उन नेगेटिविटीज को ना आने देने के लिए आपको पढ़ना है ज़्यादा, और इस पढ़ने से आपको बेनिफिट ये भी होगा कि आपका एग्जाम क्लियर भी होगा और आपके माइंड में नेगेटिविटी भी नहीं आएगी, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो नेगेटिविटी के आने से कमज़ोर होता है, वो कमज़ोर भी नहीं होगा और आप बचे रहोगे, ठीक है ना। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ स्टे एट होम, बी सेफ and be happy. Okay then, and please like, share and subscribe. Okay, bye bye, thanks.